हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे नवंबर 2025 करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज ऑल गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशल पार्ट 1। इसे देखिएगा जरूर। पेपर से पहले अगर यह नहीं देखा तो पछताओगे। 100% सिलेक्शन पक्का। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, करंट अफेयर हर प्रतियोगी परीक्षा की रीढ़ है। यही आपके स्कोर को टॉप तक ले जाता है। नवंबर 2025 से जुड़े हर बड़े अपडेट को समझें, क्योंकि इसी से प्री और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू तीनों में सफलता मिलती है। यह वीडियो मिस मत करना, एक नंबर भी फर्क डालता है। सिलेक्शन चाहिए तो करंट अफेयर को गेम चेंजर बनाना ही होगा। 90% छात्र यही गलती करते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। अपनी सीट पक्की करनी है तो नवंबर 2025 का ये निचोड़ अभी रट लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत ने 2 नवंबर 2025 को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला? देखिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ईडन गार्डन कोलकाता। ऑप्शन बी, वानखड़े स्टेडियम मुंबई। ऑप्शन सी, डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। और ऑप्शन डी, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर है डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई का एक महत्वपूर्ण स्टेडियम है जिसकी क्षमता 45,300 से अधिक है। यह 2008 में खुला था और इसे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने डिजाइन किया था। यह क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और इसने आईपीएल फाइनल की मेजबानी की है। इसकी मुख्य विशेषताओं में बिना खंभों वाले छज्जे, सभी दर्शकों के लिए बकेट सीटें और एक उत्कृष्ट संरचनात्मक डिजाइन शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन सा देश बना? ऑप्शन है ए, इंग्लैंड। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, इंडिया। ऑप्शन डी, श्रीलंका। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिया। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में आयोजित फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। अब इसके मुख्य कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत इससे पहले वर्ष 2005 और वर्ष 2017 में फाइनल में पहुंचा था, जहां उसे क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीतने वाला चौथा देश बन गया है। अब इस टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 2025 का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था, जो 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। भारत और श्रीलंका ने कुल 8 टीमों की मेजबानी की। तो मेजबान कौन था? भारत और श्रीलंका। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मन की बात से रिलेटेड। देखिए, मन की बात नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर की एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधा का उल्लेख विशेष रूप से किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेंगलोर। ऑप्शन बी है अहमदाबाद। ऑप्शन सी है पुणे। और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। अब देखिए, मन की बात
नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद की एमआरओ भारत की एयरोस्पेस क्षमता में एक बड़ी छलांग बताया था एमआरओ को। यह सुविधा दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ सुविधा है। प्रधानमंत्री जी ने इसे भारत की एविएशन क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसे वैश्विक एविएशन में एक नई मजबूती प्रदान करने वाला कदम बताया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघई फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर। अब महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, संगई महोत्सव 2025 मणिपुर राज्य में आयोजित हुआ था। यह महोत्सव मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जिसका नाम राज्य के पशु, इसका राज्य का पशु कौन सा है? देखिए मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है? संगाई हिरण, उसी के नाम पर रखा गया है। संगाई हिरण के नाम पर संगाई महोत्सव का नाम रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई फेस्टिवल 2025 के अंतर्गत आयोजित मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फाइनल विजेता किस टीम का रहा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया ए, ऑप्शन सी कोलंबिया और ऑप्शन डी इंडिया बी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है इंडिया बी मणिपुर। मणिपुर ने कोलंबिया को हराकर पोलो इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती। यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 सेंटिनरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश ऑब्लिक शहर को दी गई है? नवंबर 2025 के निर्णय के अनुसार। यह कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। 2030 सेंटिनरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अहमदाबाद इंडिया, ऑप्शन बी टोरंटो कनाडा, ऑप्शन सी अबुजा नाइजीरिया और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल इंडिया। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद इंडिया। अब महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों सेंटिनरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को दी गई है। यह निर्णय नवंबर 2025 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में लिया गया था। मेजबान शहर रहेगा अहमदाबाद भारत का। और इसकी तारीख क्या थी निर्णय की? 26 नवंबर 2025। आयोजन का प्रकार क्या रहेगा? देखिए यह खेल राष्ट्रमंडल खेलों की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। भारत में दूसरी बार, देखिए यह 2010 में दिल्ली के बाद दूसरी बार होगा जब भारत इन खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय निकाय ने नवंबर 2025 के आसपास वैश्विक लिक्विडिटी वैश्विक वैश्विक लिक्विडिटी डेप्थ रिस्क पर रिपोर्ट रिव्यू कर रखा था? वैश्विक लिक्विडिटी डेप्थ रिस्क पर रिपोर्ट रिव्यू किसने जारी किया था? देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, सेकेंड ऑप्शन है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अंकटेड यूएनसीटीएडी
यूनाइटेड नेशंस अंकटैड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, वैश्विक विकास, IMF ने 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर 3% से 3.2% कर दिया है, जिसका मुख्य कारण व्यापार गतिशीलता में सुधार और कम टैरिफ है। अब इसके जोखिम क्या क्या है देखिए, उच्च संप्रभु बॉन्ड यील्ड, चीन की कमजोर रिकवरी, बढ़ती अमेरिकी बेरोजगारी, व्यापार तनाव और संरक्षणवाद नीतियां, कंपनियों पर अधिक कर्ज, जिससे धीमी वृद्धि पर होने पर लिक्विडिटी संकट का खतरा मंडराता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति में देख लेते हैं, सख्त मौद्रिक नीतियों और कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण वृद्धि धीमी रहने की उम्मीद है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति में देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है, जबकि उभरते बाजारों की वृद्धि धीमी पड़ने की संभावना है। अब वैश्विक मुद्रास्फीति देखिए, 2024 में 5.8% से गिरकर 2025 में 4.4% होने का अनुमान है। IMF ने दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन के लिए संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा जारी वार्षिक डिजिटल गवर्नेंस इंडेक्स में किस क्षेत्र को सर्वोच्च सुधार वाला क्षेत्र माना गया है? अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए है लर्निंग क्षेत्र, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य क्षेत्र, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं डिजिटल लर्निंग क्षेत्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा एवं डिजिटल लर्निंग क्षेत्र। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बुनियादी ढांचा और इंटरनेट कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल तकनीक से सशक्त बनाना भी है। 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर इस अभियान की शुरुआत की थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चाइना, चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो देखिए, इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाइना। चीन ने अगस्त 2016 में दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह, जिसका उपनाम मिसियस MICIUS मिसियस था, लॉन्च किया। भारत ने भी हाल ही के वर्षों में, जैसे मार्च 2021 में, क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से फ्री स्पेस क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया है, लेकिन उपग्रह स्तर पर चीन अभी भी अग्रणी रहा है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के वर्ष में किस देश को ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। देखिए, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर है
देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आइसलैंड। हाल ही के वर्ष में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। आइसलैंड 2008 से लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अन्य शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? देखिए अन्य शीर्ष शांतिपूर्ण देश कौन से रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहा है आयरलैंड, और तीसरे नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रिया चौथे स्थान पर रहा, और सिंगापुर पांचवें स्थान पर रहा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में किस माध्यम की वृद्धि सबसे अधिक रही है? अब देखिए ऑप्शन। ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन सी यूपीआई पेमेंट, और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर है, देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूपीआई पेमेंट। अब देखिए आरबीआई की डिजिटल पेमेंट ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। मात्रा में यूपीआई के लेन देन में 41.7% और मूल्य में 30.3% की वृद्धि हुई है। सबसे आगे है यूपीआई। देखिए यूपीआई डिजिटल पेमेंट भुगतान में सबसे प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है, जिसकी कुल खुदरा डिजिटल मात्रा भुगतान मात्रा में 84% हिस्सेदारी है। अन्य माध्यमों में देखिए यूपीआई के अलावा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस जैसे अन्य माध्यमों में भी वृद्धि देखी गई है। एनईएफटी और आरटीजीएस में वृद्धि, एनईएफटी लेन देन की मात्रा में 32.4% और मूल्य में 13.4% की वृद्धि हुई है, जबकि आरटीजीएस लेन देन में मात्रा में 12% और मूल्य में 17.8% की वृद्धि हुई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, और ऑप्शन डी मनु भाकर और पी आर श्रीजे। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मनु भाकर और पी आर श्रीजे। अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 2025 में वर्ष 2025 में मनु भाकर ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और पी आर श्रीजेश ने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, मनु भाकर ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और पी आर श्रीजेश ने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार उन्होंने फरवरी 2025 में मुंबई में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में प्रदान किए गए थे। अब देखिए मनु भाकर उन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक में उनके 2 कांस्य पदकों के प्रदर्शन के लिए मिला है। पी आर श्रीजेश, हॉकी के दिग्गज पी आर श्रीजेश को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2025 में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? वर्ष 2025 में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 35। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। अब देखिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। धीरज बोम्मादेवर और अंकिता भगत ने बांग्लादेश के ढाका में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में रिकर्व स्पर्धाओं में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता और भारत की शानदार प्रदर्शन की अगुवाई की थी। पिछले साल दोनों ने पेरिस 2024 में मिक्स्ड टीम रिकर्व इवेंट में एक साथ चौथा स्थान हासिल किया था, जो ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने प्रतियोगिता के आखिरी दिन रिकर्व तीरंदाजी में 5 पदक जीते, जिसमें 2 व्यक्तिगत खिताब और पुरुष टीम का खिताब शामिल है। इस तरह भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। राहुल ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि संगीता ने ढाका के नेशनल स्टेडियम में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो भारत ने कुल 10 पदक एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में जीते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से रिलेटेड। देखिए, हाल ही में जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? देखिए, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 20वीं, ऑप्शन सी 15वीं और ऑप्शन डी 25वीं। अब देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारत की रैंक रही 15वीं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। जर्मन वॉच की यह सालाना रिपोर्ट यह आकलन करती है कि कौन से देश तूफान, बाढ़ और लू जैसी मौसमी संबंधी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यह इंडेक्स कम समय, सालाना और लंबी अवधि दशकों के आधार पर मौतों और आर्थिक नुकसान के रूप में प्रभावों को मापता है। रैंकिंग में निचला स्थान कम जोखिम या जलवायु चुनौतियों के बेहतर प्रबंधन को दिखाता है। हालिया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की वार्षिक जोखिम में 15वें स्थान और दीर्घकालिक जोखिम में 1995 से लेकर 2024 तक के वर्षों में 9वें स्थान पर भारत को रखा गया है। यह रैंकिंग इस बात को दर्शाती है कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और देश में आपदा प्रबंधन की क्षमता बढ़ी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? किस दिवस को? On which of the following days is Constitution Day is celebrated every year in India? देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए है 24 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर और ऑप्शन डी है 23 नवंबर। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका सही उत्तर है 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था।
यह दिन भारत के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दिन का महत्व देखिए, यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब इसके बारे में इतिहास देख लेते हैं। देखिए, 2015 से वर्ष 2015 से पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड, 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमा स्टोन, ऑप्शन बी एन्ना मैक्सवेल मार्टिन, ऑप्शन सी मिशेल यो और ऑप्शन डी मिकी मेडसन। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एन्ना मैक्सवेल मार्टिन। एमी अवार्ड 2025, एन्ना मैक्सवेल मार्टिन बनी बेस्ट एक्ट्रेस, ओरिओल प्ला बेस्ट एक्टर। अब संपूर्ण विनर्स एमी अवार्ड 2025 के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, एमी अवार्ड 2025 विनर्स, हर कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिटेल। आर्ट्स प्रोग्रामिंग अवार्ड्स रईउची साकामोटो लास्ट डेज के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस एना मैक्सवेल मार्टिन अंटिल आई किल यू के लिए, बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज लॉ मेडिएट्रिक्स द मेडिएटर के लिए, बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री इट्स ऑल ओवर द किस दैट चेंज द स्पेनिश फुटबॉल के लिए, इंटरनेशनल एमी फॉर न्यूज गाजा सर्च फॉर लाइफ के लिए, बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज लास्ट बॉयज एंड फेरीज के लिए, बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड इंटरटेनमेंट साओलिन इन हीरोज डेनमार्क के लिए, बेस्ट किड्स एनिमेशन ब्लूई के लिए, इंटरनेशनल एमी फॉर किड्स लाइव एक्शन फॉलन के लिए, इंटरनेशनल एमी कॉमेडी लुडविट के लिए, बेस्ट एक्टर ओरियल प्ला आई एडिक्ट और इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री हेल जंपर के लिए, इंटरनेशनल एमी फॉर टेलीनोवेला द गुड एंड द बैड के लिए और इंटरनेशनल एमी फॉर ड्रामा सीरीज राइवल्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 26 नवंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? Which birth anniversary of Dr. Verghese Kurian, the father of White Revolution in India, was celebrated on 26 November 2025? देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 114वीं, ऑप्शन बी 110वीं, ऑप्शन सी 102वीं और ऑप्शन डी 104वीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 104वीं। अब देखिए डिटेल इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेते हैं। 26 नवंबर 2025 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 104वीं जयंती मनाई गई थी। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था, जिससे 26 नवंबर 2025 को उनकी 104वीं जयंती मनाई गई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और दूध पुरुष के रूप में जाने वाले डॉक्टर वर्गीज
कुरियन के योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया? कुमारी कमला who passed away at the age of 91 was associated with which classical dance? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी ओडिसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। अब हम इनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, करियर की महत्वपूर्ण झलकियां और वैश्विक प्रभाव। बहुत कम उम्र से नृत्य आरंभ करने के कारण उन्हें बेबी कमला के नाम से ख्याति मिली। उन्होंने भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन किए। विशेषकर नेहरू युग के सांस्कृतिक दौरों में वे भारत की सांस्कृतिक दूत बनी। अब देखिए, सम्मान और राष्ट्रीय पहचान। कुमारी कमला को उनकी अतुलनीय कला के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से प्रमुख हैं पद्म भूषण 1970 में भारत का उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1968, संगीत नाटक और नृत्य के क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। यूएस नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, अमेरिका में भारतीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए दिया गया सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली गुबी ज्वालामुखी के संबंध में। हेली गुबी ज्वालामुखी जिसकी राख भारत तक पहुंच चुकी है, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा और पड़ेगा, इससे संबंधित है। देखिए, हेली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? इन विच कंट्री इज द हेली गुब्बी volcano located which was in news recently? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी अंगोला और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है, देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इथोपिया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया में स्थित है। यह हाल ही में 12,000 वर्षों में पहली बार हुए विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, जिसमें राख और गैस निकली। क्षेत्र, यह ज्वालामुखी पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश के पास अफा क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए विस्फोट, यह लगभग 12,000 वर्षों के बाद फटा है और इसमें लावा की जगह राख, गैस और कांच के बारीक कण निकले। अब इसका प्रभाव देखिए, राख का प्रभाव। इस विस्फोट से निकली राख के बादल हवा की धाराओं के साथ भारत सहित अन्य देश तक पहुंचे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित। कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 2030 के मेजबान के तौर पर निम्न में से किस शहर को आधिकारिक रूप से चुना गया है? देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान शहर के तौर पर आधिकारिक रूप से अहमदाबाद को चुना गया है। यह निर्णय ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF की महासभा में लिया गया, जहां 74 राष्ट्रमंडल खेलों
देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की मेजबानी को मंजूरी दी। यह भारत के लिए दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होगी। इससे पहले वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी भारत कर चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले बनाए गए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन नए जिलों पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे जिलों की कुल संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संबंधित है T20 वर्ल्ड कप 2026 से। देखिए निम्न में से किसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी डेविड मलान, ऑप्शन सी केविन पीटरसन और ऑप्शन डी विराट कोहली। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा की T20 वर्ल्ड कप में बड़ी परचम वाली भूमिका रही है। रोहित शर्मा पहले भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खिलाड़ी के रूप में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने 2007 में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और बाद में कप्तान बनकर 2024 में भारत का खिताब जिताया था। टी ट्वेंटी में उनकी बल्लेबाजी रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। आईसीसी के अनुसार उनके रन रेट और स्ट्राइक रेट दोनों उत्कृष्ट हैं। रोहित शर्मा ने वर्ष 2024 के वर्ल्ड कप के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब इस नए रूल के जरिए वह इस फॉर्मेट से जुड़ने का एक और मौका पा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य किरण से संबंधित। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण भारत और किस देश के बीच पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है? देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी जापान। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19वां संस्करण और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ था। यह अभ्यास 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। 334 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः असम रेजिमेंट के नेपाली पक्ष का प्रतिनिधित्व मुख्यतः देवी दत्ता रेजिमेंट के सैनिक करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिवेश के अध्याय 7वें के अंतर्गत उप पारंपरिक अभियानों का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है। इनका उद्देश्य जंगल युद्ध, पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, चिकित्सीय प्रतिक्रिया, पर्यावरण संरक्षण और एकीकृत भू विमानन अभियानों में बटालियन स्तरीय तालमेल का मजबूत करना है। अभ्यास सूर्य किरण 19वां संस्करण विशिष्ट और उभरती प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर ध्यान देगा। इसमें उभरती टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। इसमें मानव रहित हवाई प्रणाली यूएसए, ड्रोन आधारित आईएसआर, एआई सक्षम
निर्णय मदद उपकरण, मानव रहित लॉजिस्टिक वाहन और बख्तरबंद सुरक्षा प्लेटफॉर्म आदि शामिल हैं। इससे दोनों सेनाओं को वर्तमान वैश्विक गतिशीलता के अनुरूप आतंकवाद रोधी वातावरण में संचालन के लिए रणनीति, तकनीक और प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा। द जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा विल बी ऑब्जर्व अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन किस संगठन के अंतर्गत किया जाएगा? देखिए, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजाति कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसका सही उत्तर है, देखिए क्या इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजाति कार्य मंत्रालय। देखिए, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 1 से 15 नवंबर 2025 तक पूरे देश में मनाया गया है। यह जनजाति गौरव वर्ष का भव्य समापन और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इस पखवाड़े का उद्देश्य जनजाति नायकों, उनकी संस्कृति और भारत के निर्माण में उनके योगदान को सम्मान देना है। अब इनकी प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं? देखिए, इस पखवाड़े की प्रमुख पहलें कौन कौन सी थी? दजगुआ। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, लोक कथाओं, कला और मौखिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण करना है ताकि वे अगली पीढ़ियों के लिए सुलभ हो सके। प्रधानमंत्री जनमन। यह पहल विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सुधार शामिल है। और देखिए, आजीविका और उद्यमिता कार्यक्रम, ट्राइफेड और एनएसटी एफडीसी जैसी योजनाओं के तहत आदिवासी उत्पादों को मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से सशक्त बनाया गया। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है who has been appointed as the 53rd Chief Justice of India CJI। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ऑप्शन ए जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई, न्यायमूर्ति BR गवई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और ऑप्शन डी जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्टिस सूर्यकांत। देखिए, नो द जज, जस्टिस सूर्यकांत बने नए सीजीआई। 2025 की सबसे बड़ी खबर, परीक्षा उपयोगी। देखिए, इस संबंध में, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। विजिट एंड वॉच शॉर्ट वीडियो ऑन माय चैनल अपलोडेड फॉर कंप्लीट डिटेल अबाउट न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इनकी शिक्षा से लेके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जो कि परीक्षा उपयोगी है, तो उसे जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है
Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at the Statue of Unity in the occasion of his 150th birth anniversary. The event was dedicated to which theme? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह आयोजन किस थीम को समर्पित था? देखिए ऑप्शन ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन बी मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया और ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, देखिए वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू में हम बात कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया की है 182 मीटर। दूसरे नंबर पे है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, चाइना में है 128 मीटर। तीसरे नंबर पे 108 मीटर ग्वान ऑफ नमशन, चाइना। चौथे नंबर पे है 93 मीटर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूएसए। और पांचवें नंबर पे है द मदरलैंड कॉल्स, रशिया में 91 मीटर। और छठवें नंबर पे है 38 मीटर क्राइस्ट द पिडिमिर, ब्राजील में है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 से संबंधित। देखिए इन द वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल held at DY Patil Stadium, which player was declared the player of the match for her unbeaten 127 run innings? डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेलने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी जेमिमा रेड्रिक्स और ऑप्शन डी एलिस पेरी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेमिमा रोड्रिक्स। देखिए जेमिमा रोड्रिक्स एक भारतीय क्रिकेटर है जो 5 सितंबर 2000 को पैदा हुई थी। वह एक बहुमुखी खिलाड़ी है जो क्रिकेट के अलावा हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेल चुकी हैं। 13 साल की उम्र में मुंबई अंडर 19 टीम में जगह बनाने वाली जेमिमा रोड्रिक्स ने 18 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था और T20 विश्व कप के पहले मैच में अर्धशतक लगाया था। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए इनका जन्म 5 सितंबर 2000 को हुआ था मुंबई, महाराष्ट्र में। शुरुआत 4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। खेल क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल। शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल और रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मुंबई। अब देखिए इनके पिता इवान रोड्रिक्स जो उनके पहले कोच थे और उनके स्कूल में लड़कियों की क्रिकेट टीम की शुरुआत की थी। क्रिकेट उपलब्धियां देखिए T20 18 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया और अपने पहले T20 विश्व कप मैच में अर्धशतक लगाया। वनडे 58 वनडे मैच खेल चुकी हैं और 3 शतक और 8 अर्धशतक बनाए हैं। टेस्ट 3 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं। एशिया कप 2022 महिला एशिया कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। एशियाई खेल 2022 एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022
राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। WBBL 2021 में मेलबोर्न रेनेगेड्स के लिए खेल चुकी हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द SSC स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN। IUCN की प्रजाति संरक्षण आयोग स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, ऑप्शन है, ऑप्शन ए रमेश चंद्र, ऑप्शन बी विवेक मेनन, ऑप्शन सी सौम्या स्वामीनाथन और ऑप्शन डी राजीव सूरी। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विवेक मेनन। भारतीय वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के प्रजाति संरक्षण आयोग स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब आयोग के 75 वर्षों के इतिहास में किसी एशियाई व्यक्ति को यह पद सौंपा गया है। विवेक मेनन की यह नियुक्ति न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में मेनन का योगदान। विवेक मेनन ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कई दशकों तक कार्य किया है। वे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI सहित 5 प्रमुख संरक्षण संगठनों के सह संस्थापक हैं। विशेष रूप से हाथियों की रक्षा और उनके प्राकृतिक मार्गों को संरक्षित करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनके प्रयासों से कई वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना हुई है और वैश्विक स्तर पर संरक्षण नीतियों का निर्माण हुआ है। अब देख लेते हैं IUCN SSC की भूमिका और महत्व। IUCN का प्रजाति संरक्षण आयोग एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें 11,000 से अधिक विशेषज्ञ स्वयं सेवक शामिल हैं। इसका उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना और संकटग्रस्त प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। इस नेटवर्क का नेतृत्व करना किसी भी पर्यावरणविद के लिए गर्व की बात है और विवेक मेनन इस जिम्मेदारी को और सशक्त, समावेशी और प्रभावी बनाने का संकल्प लेकर आए हैं। हाथियों से लेकर वैश्विक संरक्षण नीति तक। देखिए, विवेक मेनन ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संरक्षण नीति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने IUCN के भीतर कई विशेष समूहों का नेतृत्व किया है जिनका उद्देश्य एशियाई हाथियों और उनके संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना है। उनके नेतृत्व में WTI ने हाथी गलियारों की सुरक्षा और अवैध शिकार के विरुद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कई महत्वपूर्ण अभियान शुरू किए हैं। अब देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई थी और उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। नेक्स्ट देखिए, SSC स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन IUCN की 6 प्रमुख आयोगों में से एक है जो प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए, विवेक मेनन को क्लार्क R बेविन अवार्ड, विश्व हटली कंटिन्यूएशन अवार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2024 में उन्हें लंदन की प्रतिष्ठित लिनियन सोसाइटी का फेलो FLS नामित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्रिएटेड हाउ मेनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? देखिए ऑप्शन। ऑप्शन ए 2, 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। अब देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। देखिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। ये रिकॉर्ड एक महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक पंजीकरण, एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक महिलाओं के पंजीकरण और एक सप्ताह में राज्य स्तर पर ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेतों की स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण से संबंधित है। सबसे अधिक पंजीकरण एक महीने में। देखिए एक महीने में किसी स्वास्थ्य सेवा मंच पर 3.21 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। अब नेक्स्ट देखिए सबसे अधिक ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग एक सप्ताह में 9.94 लाख से अधिक महिलाओं ने ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पंजीकरण किया। नेक्स्ट देखिए सबसे अधिक ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेत स्क्रीनिंग एक सप्ताह में राज्य स्तर पर एक सप्ताह में 1.25 लाख से अधिक लोगों ने राज्य स्तर पर ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेतों की स्क्रीनिंग के लिए पंजीकरण किया। तो ये इससे रिलेटेड स्वस्थ नारी स्वस्थ सशक्त परिवार से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज 90th ग्रैंड मास्टर इन चेस? देखिए भारत का 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? ऑप्शन है ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी निहल सारिन, ऑप्शन सी इलमपर्ती ए आर और ऑप्शन डी अर्जुन इरिगेसी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इलमपार्थी ए आर। देखिए इंडियाज 90th ग्रैंड मास्टर 16 ईयर ओल्ड इलमपार्थी चेन्नई क्रिएट्स हिस्ट्री। अब देखिए इलमपार्थी ए आर भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने अक्टूबर 2025 में बोस्निया में अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया। 16 साल के इलम पार्थी ने वियतनाम 2023 में और सिंगापुर 2024 में अपना पहला और दूसरा नॉर्म पूरा किया था और रिल्टन कप में अपनी ईएलओ रेटिंग 25,000 पार कर ली थी। यह उपलब्धि भारत में शतरंज की क्रांति का प्रतीक है, खासकर तमिलनाडु में खासकर तमिलनाडु में जहां अब तक सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर हैं। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। देखिए नाम इलमपार्थी ए आर, उम्र 16 वर्ष, ग्रैंड मास्टर बनते समय, जन्म 2009 में चेन्नई में, अंतिम नॉर्म बोस्निया और हर्जगोविना में GM4 विजेलजीना 2025 शतरंज फेस्टिवल में, पहले नॉर्म दिसंबर 2023 में वियतनाम के हुनई टूर्नामेंट में, दूसरा नॉर्म 2024 में सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन में। अन्य योग्यता देखिए रिल्टन कप में
2025 ईएलओ रेटिंग पार कर चुके हैं। महत्व देखिए, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर और भारत के शतरंज परिदृश्य के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब भी जीता है। अब देखिए, इलम पार्थी की सफलता भारतीय शतरंज में चल रही क्रांति को दर्शाती है। तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर उत्पन्न करने वाला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि भारत के युवा खिलाड़ियों और प्रशिक्षण केंद्रों के बढ़ते प्रभुत्व को भी उजागर करती है। भारत अब सक्रिय ग्रैंड मास्टर की संख्या के आधार पर दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 trophy has been renamed in honor of Indian chess legend. Which Indian chess legend? देखिए, FIDE 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 शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम किस भारतीय दिग्गज शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? देखिए, ऑप्शन ए है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी है कोनोरू हेम्पी, ऑप्शन सी है डी हरिका और ऑप्शन डी है आर प्रगनानंदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद। देखिए, फिडे शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम से बदलकर विश्वनाथन आनंद के सम्मान में बदलकर विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी रिनेम्ड एज विश्वनाथन आनंद कप। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नाम अब विश्वनाथन आनंद कप हो गया है। यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर से जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर टॉपिक के लिए। मेरे चैनल पर हमेशा आपको अपडेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहेगी, जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, मुख्य तथ्य देख लेते हैं। नामकरण, यह नाम 5 बार के विश्व चैंपियन और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सम्मानित करने के लिए रखा गया है, जिन्होंने भारतीय शतरंज में अभूतपूर्व योगदान दिया है। फिडे विश्व कप 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान लिया गया यह निर्णय 31 अक्टूबर 2025 को गोवा के पणजी में। अब देखिए, टूर्नामेंट फिडे विश्व कप 2025 भारत में 23 साल बाद आयोजित किया गया था, जिसमें 80 देशों के 206 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हु assumed charge as financial advisor defense services FADS on November 1st 2025। 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं FADS के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विश्वजीत सहाय, ऑप्शन बी राजकुमार अरोरा, ऑप्शन सी दीपक मित्तल और ऑप्शन डी विवेक मेनन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजकुमार अरोरा। अब देख लेते हैं, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री राजकुमार अरोड़ा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला दिनांक 1
अगस्त 2025 अपराह्न पीईबी दिल्ली द्वारा श्री राजकुमार अरोड़ा ने 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। 1990 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी को वित्तीय नीति, लेखांकन, लेखा परीक्षा, बजट, खरीद और कार्मिक मामलों के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। श्री राजकुमार अरोड़ा ने यूपीएससी में अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग में वित्त प्रबंधक वायुसेना में और वित्त मंत्रालय में निदेशक जैसे प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। उन्होंने विभिन्न कमानों के साथ साथ रक्षा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। वे पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड में सदस्य वित्त थे। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who assumed charge as the Controller General of Defense Accounts CGDA, Controller General of Defense Accounts CGDA on November 1st 2025। 1 नवंबर 2025 को नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजकुमार अरोड़ा, ऑप्शन बी विश्वजीत सहाय, ऑप्शन सी जॉर्ज कुरियन, ऑप्शन डी दीपक मित्तल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वजीत सहाय। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, विश्वजीत सहाय 1 नवंबर 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए बने हैं। वह भारतीय रक्षा लेखा सेवा आईडीएएस के 1990 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें रक्षा, वित्त और लोक प्रशासन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है। 1 नवंबर 2025 को उन्होंने पदभार सीजीडीए का ग्रहण कर लिया है। पृष्ठभूमि, वह भारतीय रक्षा लेखा सेवा आईडीएस के 1990 बैच के अधिकारी हैं। अनुभव, रक्षा, वित्त और लोक प्रशासन में उनके पास 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। पिछली की भूमिकाएं देखिए इनकी। सीजीडीए बनने से पहले उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है। अन्य प्रमुख पद देखिए, उन्होंने रक्षा लेखा, पेंशन के प्रधान नियंत्रक, संयुक्त सीजीडीए और विशेष सीजीडीए जैसे पदों पर भी काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी उन्हें देखिए, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके और जॉर्ज सी मार्शल यूरोपियन सुरक्षा अध्ययन केंद्र जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the ambassador designate of India to the United Arab Emirates UAE। भारत के संयुक्त अरब अमीरात यूएई में राजदूत नामांकित के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीटी जगन्नाथन, ऑप्शन बी राजकुमार अरोड़ा, ऑप्शन सी डॉक्टर दीपक मित्तल, ऑप्शन डी विवेक मेनन। अब देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर दीपक मित्तल। अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, 2025 में वर्ष 2025 में डॉक्टर दीपक मित्तल के बारे में मुख्य तथ्य यह है कि उन्हें 2 सितंबर 2025 को
संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। वह 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं और उन्होंने पहले कतर में भारत के राजदूत के रूप में काम किया है। उनकी नियुक्ति भारत यूएई संबंध को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। नई भूमिका डॉक्टर दीपक मित्तल को 2 सितंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। पिछली भूमिका राजदूत नियुक्त होने से पहले वह कतर में भारत के राजदूत थे। अन्य अनुभव देखिए, उन्होंने मिस्र, इजराइल और बांग्लादेश में भी काम किया है और विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल है। इसका महत्व क्या है देखिए, उनकी नियुक्ति को भारत और यूएई के बीच रणनीतिक और जन केंद्रित सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। डॉक्टर दीपक मित्तल assumed charge as ambassador designate of India to the UAE। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं टू द पॉइंट करंट अफेयर, वन लाइनर फैक्ट्स, जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। इससे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को डिकोड करने के लिए आन्कोमार्क एआई टूल को विकसित किया है? आन्कोमार्क एआई टूल को विकसित किया गया है कैंसर बीमारी को डिकोड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में निम्न में से किस महान भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? संविधान दिवस पर पेरिस में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। टू द पॉइंट देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट देखिए, वन लाइनर फैक्ट, उत्तर प्रदेश और किस राज्य में आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार न करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार न करने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट टू द पॉइंट देखिए, करंट अफेयर, किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने की है 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा सुरक्षा कारणों के लिए? फ्रांस ने की है। अब नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर देखिए, 60वीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया इसका आयोजन? नवा रायपुर में किया गया। अब नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर देखिए, किस देश की मुद्रा को 2025 में एशिया के सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी घोषित किया गया है? देखिए, 2025 में एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली घोषित करेंसी किसे किया गया है? किस देश की मुद्रा को? भारत देश की मुद्रा को। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, टू द पॉइंट, सामाजिक बदलाव के लिए किस संस्था ने नवंबर 2025 में इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? इम्पैक्ट राइज पहल किस नवंबर 2025 में किसने शुरू की है? आईआईटी खड़गपुर ने। तो ये इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट था। अब नेक्स्ट देखिए, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश में दुनिया में कौन बन गया है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है किस देश में? तो भारत देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट, दुनिया के सबसे बड़ी भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण किस देश ने किया है? न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण भूमिगत
किस देश ने किया है? चाइना ने किया है, सबसे बड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर था। नेक्स्ट देखिए, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? एम एस कृष्णन के नाम पर रखा गया है, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम। नेक्स्ट टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विमेंस प्रीमियर लीग में 2026 में WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? दीप्ति शर्मा। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए टू द पॉइंट करंट अफेयर वन लाइनर फैक्ट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किस खेल से संबंधित है, जिसका 18वां संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट देखिए टू द पॉइंट करंट अफेयर, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन बन गया है? दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है जकार्ता। नेक्स्ट टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर में सुजलम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित? नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है? कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट, इसका क्या नाम है? विक्रम 1। नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर देखिए, गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है जावोखिर सिंडारोम ने। नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर देखिए, 27 नवंबर 2025 को भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की 137वीं जयंती मनाई गई 27 नवंबर 2025 को भारत में। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट था। अब नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? ज्ञानेश कुमार को। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टू द पॉइंट, एशिया की सबसे ऊंची भगवान श्री राम जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में। नेक्स्ट देखिए टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सिंडर्स रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है? कितनी राशि मंजूर की है? 7,280 करोड़ रुपए मंजूर की है राशि। नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर वन लाइनर फैक्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत भारत में हैमर स्मार्ट हथियार बनाए जाएंगे? किस देश के बीच रक्षा समझौते हुए हैं? फ्रांस के साथ भारत का हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए। नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर वन लाइनर फैक्ट देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? जेमी बुकर ने जीता है। नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर देखिए,
भारत ने काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये करंट अफेयर थे, टू द पॉइंट करंट अफेयर। देखिए, वन लाइनर फैक्ट, वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारतीय एथलीट जियोवाना डी सेकेरा ने कांस्य पदक जीता है? वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? अबू धाबी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर, देखिए, जावोखिर सिंडारो किस देश से संबंधित है जिन्होंने गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो किस देश से संबंधित हैं? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट, देखिए, भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का नाम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, इसका नाम है विक्रम-1। नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर फैक्ट, देखिए, होया डावोडियंसिस नामक नई पादप प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? किस राज्य में पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय एथलीट जियोवाना डी सेक्रा ने अबू धाबी में वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर वन लाइनर फैक्ट, देखिए, लाल ग्रह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? लाल ग्रह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करिएगा कि आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, MCQs और वन लाइनर फैक्ट, उनके बारे में से आपको किस किस प्रश्नों का उत्तर पता था और आपको किस किस प्रश्नों का उत्तर पता नहीं था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई वो कैसी लगी, इसके बारे में हमें जानकारी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसमें अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं और समसामयिक घटनाओं से संबंधित विषयों पर भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा उपयोगी वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे वीडियो को आप जरूर देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।